फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की क्लास में हम लोग अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझने से पहले कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें समझना होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट आ जाता है दिशाओं का। देखिए, हम अगर दिशाओं की बात करें एक चित्र के माध्यम से, तो इधर आपका पूर्व होता है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है और नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है। अब इसी चीज को यहाँ जो पृथ्वी है आपके सामने, इस पे अप्लाई कर दीजिए तो आपकी देखिए ये पूर्व दिशा हो जाएगी, ये पश्चिम दिशा हो जाएगी, ऊपर ये आपकी उत्तर दिशा और नीचे आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी। अब देखिए, दूसरी बात आती है, जब आप दिशाओं को समझ गए तो दूसरी बात आती है कि हमारी पृथ्वी रोटेशन कैसे करती है। आप सभी को पता होगा कि हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पे लगातार घूर्णन करती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। तो इसकी दिशा होती है पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व दिशा में हमारी पृथ्वी लगातार परिभ्रमण या फिर रोटेशन करती है। वीडियो को आप देखिए, मैं प्ले कर रहा हूं। ये देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी पृथ्वी बढ़ रही है। तो लगातार हमारी पृथ्वी जो रोटेशन करती है, इसकी दिशा आपको क्लियर हो गई, पश्चिम से पूर्व। अब देखिए, एक और कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर मैं आपसे प्रश्न करूं कि जो वृत्त है ये कितने डिग्री का होता है, तो आप बता पाएंगे वृत्त या जो सर्कल है ये 360 डिग्री का होता है। अब देखिए, यहां पर मेरे पास एक फुटबॉल है। इस फुटबॉल को आप थोड़ी देर के लिए पृथ्वी मान लें। अब देखिए, मैं आपसे कहता हूं ये जो गोल गोल हमारी पृथ्वी है, इस पर आपको एक लाइन खींचना है। कैसे खींचना है? जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे, यानी कि फुटबॉल को दो बराबर भागों में बांटने वाली एक लाइन खींचेंगे। तो यहाँ पे हम पेन रखते हैं और धीरे 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 इस तरह से नीचे जाते हुए और वापस ऊपर आते हुए यहाँ तक एक लाइन खींच देते हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये पूरी लाइन बनेगी, ये एक्चुअल में एक सर्कल होगा, एक वृत्त होगा। तो ये वृत्त कितने डिग्री का होगा? 360 डिग्री का यहाँ पर वृत्त तैयार हो जाएगा। इसी चीज को अब हमारे पृथ्वी के चित्र पे देखिए। अगर यहां से एक लाइन मैं खींचता हूं एकदम बीचों बीच से, तो ये कितने डिग्री की लाइन होगी? ये देखिए, 180 डिग्री की सामने की लाइन होगी। 180 क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि 180 डिग्री की जो पीछे की लाइन है वो हो जाएगी। टोटल जो वृत्त बनेगा वो 360 होगा। तो जो सामने वाली लाइन है ये 180 की, और जो पीछे का भाग नहीं दिख रहा है 180 डिग्री की लाइन वहां पे। अब देखिए, एक हम लोग इसके एकदम बीचों बीच में यहां पे लाइन खींच देते हैं। तो ये लाइन क्या कर रही है? पृथ्वी को यहां और यहां बराबर भागों में बांट रही है। अब देखिए, यहां से जब हम काउंट करना चालू करेंगे यहां तक, तो आपको कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरी लाइन कितनी है? 180 डिग्री, और ये यहां पर क्या है? आधा है। तो 180 डिग्री का आधा यानी कि ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे और यहां तक पहुंचेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण होगा। अब इसी चीज को यहां पर देखिए, सिर्फ आपको मैंने ज्यामिति की भाषा में बताया है। अब इसी चीज को मैं आपको जब अक्षांश और देशांतर पढ़ाऊंगा तो काफी क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, आप अपने सामने एक ग्लोब देख रहे हैं और इस ग्लोब में आपको दो सुइयां जैसी निकली दिख रही हैं। एक देखिए यहां पर ऊपर और एक इसी तरह से नीचे। तो ये जो दो सुइयां जैसी निकली हैं, इसी को हम लोग कहते हैं पृथ्वी का अक्ष। अब देखिए, अगर आप ग्लोब को घुमाएंगे, इस ग्लोब को अगर आप रोटेट करेंगे, तो इसी अक्ष के ऊपर ये ग्लोब रोटेट होगा। तो अगर आपने ग्लोब देखा है तो उसमें एक ऐसे रॉड जैसी अंदर पड़ी होती है, और इसी के ऊपर जो बाहर का सांचा होता है, बाहर का ढांचा होता है, वो रोटेट करता है। तो अब देखिए, ये जो अक्ष हैं हमारी पृथ्वी के, ये एक्चुअल में पृथ्वी में कहीं पे नहीं है, यानी कि ये काल्पनिक है। वास्तविक रूप से पृथ्वी में कोई भी सुई जैसी नहीं निकली है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आ जाती है कि जो अपना ये ऊपर का हिस्सा है, यहाँ वाला हिस्सा, इसको हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और जो नीचे का हिस्सा है ये वाला,
ये कहलाता है दक्षिणी ध्रुव। देखिए हम लोगों ने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, अब हम लोग अक्षांश को समझ सकते हैं। तो पहले अगर मैं एक लाइन में कहूं अक्षांश रेखाएं क्या हैं, तो पृथ्वी के ऊपर खींची गई जो क्षैतिज रेखाएं हैं, जैसे ये रेखा हो गई, इसी को हम लोग अक्षांश कहते हैं। अच्छा, आपको एक यहाँ पे शब्द लिखा दिख रहा है वृत्त, तो वृत्त क्यों लिखा है? अभी मैंने आपको बताया जैसे कि ये जो फुटबॉल है, इसके ऊपर चाहे आप यहां से सीधी रेखा खींचे या यहां से ऐसे बेड़ी रेखा खींचे, यानी कि क्षैतिज रेखा खींचे, आपको आखिर में एक वृत्त ही मिलेगा। यानी कि ये जो गोल गेंद है, इसके ऊपर जब आप ऐसे रेखा खींचेंगे तो वो वृत्त बन जाएगी, इसीलिए यहां पर वृत्त शब्द का प्रयोग किया गया है। तो देखिए यहां पर थ्योरी में लिखा हुआ भी है कि जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 अंश का जो दक्षिणी अक्षांश है ये दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को, यानी कि ये अपना विषुवत वृत्त है, इसके समानांतर उत्तर में ये जितनी भी आपको रेखाएं दिख रही हैं 20 अंश की, 40 अंश की, इन सभी को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। और विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित, यानी कि विषुवत वृत्त से इस साइड स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अभी तक देखिए हम लोगों ने 0 डिग्री की लाइन की बात की, जिसको विषुवत वृत्त कहा जाता है। इसके साथ ही हम लोगों ने बात की उत्तरी ध्रुव की और दक्षिणी ध्रुव की, लेकिन इसके अलावा भी पृथ्वी पे कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे कि यहां पर देखिए लिखा है 23.5 डिग्री उत्तरी। तो जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री की दूरी पे जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इस रेखा को हम लोग मकर रेखा के नाम से जानते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी क्या हो गई? कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गई हमारी मकर रेखा। इसके साथ ही अगर आप 66.5 डिग्री पे जाएं, देखिए यहां लिखा है 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे जो रेखा है उसका नाम है उत्तर ध्रुव वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर जो रेखा है इसका नाम है दक्षिण ध्रुव वृत्त। देखिए हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पे हर जगह एक जैसा तापमान नहीं होता है, कहीं पर तापमान बहुत ज्यादा है तो कहीं पर तापमान कम है। तो इन रेखाओं के आधार पे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा 0 डिग्री, 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री की लाइन, इन रेखाओं के आधार पे हमारी पृथ्वी को अलग अलग ताप कटिबंधों में बांटा गया है। जैसे कि देखिए एक बात अच्छा पहले क्लियर कर देता हूं, किसी भी स्थान पर जहां सूरज की किरणें एकदम सीधी पहुंचेंगी वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होगी, और ऐसे स्थान जहां पर सूरज की किरणें सीधी नहीं पहुंचेंगी वहां पर गर्मी कम होगी, तापमान कम होगा। अब इसके कई सारे कारण होते हैं, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन इसको आप एक नियम की तरह मान लीजिए कि जहां पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी वहां पर ज्यादा तापमान होगा, और जहां पर तिरछी पड़ेंगी वहां पे कम तापमान होगा। अच्छा एक चीज आप सोचिए, हमारी जो इतनी बड़ी पृथ्वी है, मान लीजिए यहां पर सूर्य है, तो कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी, और बाकी कई सारे हिस्से जैसे उत्तरी ध्रुव का हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव का हिस्सा है, ये ऐसे हिस्से होंगे जहां पर सूर्य की किरणें काफी ज्यादा तिरछी पड़ रही होंगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब हम लोग उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं तो वहां पर जमी हुई बर्फ ही माइंड में आती है। तो क्यों ये होता है? क्योंकि सूर्य की किरणें काफी तिरछी पड़ रही हैं। इसी चीज को थोड़ा सा थ्योरी में देखते हैं। देखिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, इसके बीच में जितने भी अक्षांश हैं, यानी कि आप ऐसे कह लीजिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जितने भी स्थान आते हैं जो यहाँ ग्रीन कलर से दिखाए गए हैं, इन सभी में वर्ष में कम से कम एक बार सूरज जो है सीधा चमकता है। यानी कि दोपहर के समय सूर्य की किरणें जो हैं वर्ष में एक बार इन सभी स्थानों पर सीधी पड़ती हैं। अब देखिए क्या है, अगर किसी स्थान पर सीधी सूर्य की किरण पहुंच रही है यानी तापमान ज्यादा होगा,
तो इसीलिए इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो ये पूरा उष्ण कटिबंध हो गया, 0 डिग्री से इधर 23.5 डिग्री और इधर 23.5। देखिए जो 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण का क्षेत्र है, यहां पर भी और यहां पर भी, यहां पर सूरज की किरणें कभी भी सीधी नहीं पड़ती हैं और जब सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ेंगी तो तापमान कम रहेगा, यानी पृथ्वी को यहां पर कम ऊष्मा मिल पाती है। एक चीज और है कि 23.5 डिग्री की लाइन से आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे सूर्य की किरणें उतनी ज्यादा तिरछी पड़ेंगी, इसीलिए उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में पृथ्वी को सबसे कम ऊष्मा मिल पाती है। तो यहां पर देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी ही होती चली जाती हैं, जितना ध्रुव की तरफ बढ़ेंगे किरणें तिरछी होती जाएंगी। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव, देखिए उत्तरी गोलार्ध में ये अपनी कर्क रेखा और ये उत्तर ध्रुव वृत्त, इनके बीच का जो क्षेत्र है, और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी मकर रेखा, ये वाली अपनी मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव वृत्त, इसके बीच का ये वाला जो क्षेत्र है जो ऑरेंज कलर से दिखाया है, इस क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है शीतोष्ण कटिबंध। ऊपर क्या नाम था? उष्ण कटिबंध, जहां पे गर्मी होती है। शीतोष्ण कटिबंध मतलब जहां पर शीत और उष्ण की एक समता रहती है, एक मध्यम तापमान रहता है। इसके बाद देखिए कौन सा क्षेत्र बचता है, उत्तर ध्रुव वृत्त से और उत्तरी ध्रुव तक, यानी कि ये वाला ग्रे कलर का जो क्षेत्र है, और इसी तरह से यहाँ पर दक्षिण ध्रुव वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक, यहाँ पर भी जो ग्रे कलर का क्षेत्र है, ये कलर जो है ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य है क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ पर काफी तिरछी चमकती हैं और इसको नाम दिया गया है शीत कटिबंध। देखिए चित्र में लिखा भी हुआ है, ये दक्षिणी शीत कटिबंध हो गया, ये आपका उत्तरी शीत कटिबंध हो गया। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा सर्दी आपको मिलेगी। अब थोड़ा सा थ्योरी पर फोकस करिए। तो ये जो संदर्भ रेखाएं हैं जिनको अभी हम लोगों ने देखा, ये जो लंबवत रेखाएं हैं, इसी को देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं और इनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापते हैं। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित कर सकते हैं। अच्छा, ये अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का मतलब देखिए एक जो देशांतर है वो यहां से शुरू हो रहा है, ये देखिए, और यहां पर जाकर, यानी पृथ्वी का जो नीचे वाला हिस्सा है वहां पर जाके खत्म हो रहा है, यानी ये आपका उत्तरी ध्रुव से शुरू हुआ और दक्षिणी ध्रुव पर जाकर खत्म हो गया। तो यानी कि पृथ्वी के आधे भाग में है, तो इसीलिए कहा गया ये अर्धवृत्त हैं और इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पे घटती जाती है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहां पर आपको जितने भी देशांतर दिख रहे हैं, जैसे ये वाला, देखिए ये पास पास आते जा रहे हैं। यहां पर देखिए कितने ये पास आ गए, यहां पर देखिए दूर थे दोनों, और यहां पर पास आ गए, और जब ध्रुवों पे पहुंचेंगे तो आपस में मिल ही जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये जो अपना उत्तरी ध्रुव है, इसके ऊपर जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं आ करके मिल रही हैं। तो जितना आप ध्रुवों की तरफ जाएंगे, देशांतर रेखाओं की बात हो रही है, जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं हमारी ध्रुवों के ऊपर मिलती जा रही हैं, तो जितना आप ध्रुवों के पास जाएंगे देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी उतनी कम होती जाएगी। देखिए देशांतर रेखाओं के संदर्भ में एक समस्या आई जो अक्षांश रेखाओं में नहीं आई थी। किस देशांतर रेखा को 0 डिग्री माना जाए? देखिए जब अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं तो बहुत आसान था। वो रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, यानी इक्वेटर, इसको हमने 0 डिग्री की लाइन मान लिया। आप देख सकते हैं हमारी पृथ्वी गोल नहीं है, और इस वजह से जो हमारी ये इक्वेटर है इसकी लंबाई आपको चित्र में सबसे ज्यादा दिख रही है। और फिर आप जैसे जैसे आगे जा रहे हैं अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आ रही है। तो जो सबसे लंबी यहाँ पर रेखा थी 0 डिग्री, इसी को, ये जो सबसे लंबी रेखा थी इसी को 0 डिग्री मान लिया।
पर देशांतर रेखाओं के साथ समस्या क्या है कि पृथ्वी पे जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं सभी की लंबाई बराबर है। अब जब सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर है तो आप 0 डिग्री किसे कहेंगे? तो फिर जो विश्व के भूगोलवेत्ता थे वो एक जगह पे मिले और उन्होंने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि जो ग्रीनविच है, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, यानी कि ब्रिटेन में जो ग्रीनविच स्थान है, यहां से गुजरने वाली जो याम्योत्तर रेखा है इसको 0 डिग्री लाइन कहा जाएगा। देखिए ये लिखा है प्राइम मेरिडियन, यहां पर लिखा है, ये जो अपनी पूरी लाइन है इसको 0 डिग्री मान लिया गया। अच्छा, मैंने आपको बताया इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, तो 0 डिग्री से जो इधर के देशांतर रेखाएं हैं इनको कैसे कहा जाएगा? जैसे 10 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 20 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और इधर कैसे कहा जाएगा? ये पश्चिम हो गया। तो जो इस प्राइम मेरिडियन से, प्रमुख याम्योत्तर से जो पश्चिम में है उसको कहा जाएगा 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, या 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। तो कैसे हम बताएंगे कोई देशांतर रेखा पूर्वी है या पश्चिमी? हम डिसाइड करेंगे कि ये प्राइम मेरिडियन से, प्रमुख याम्योत्तर से किस दिशा में पड़ती है। अच्छा देखिए, जो अपनी पृथ्वी पे 0 डिग्री लाइन है ये तो देख ली हम लोगों ने, प्रमुख याम्योत्तर, लेकिन ये जो लास्ट वाली लाइन है ये कितनी होगी? तो ये देखिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा होगी। 180 डिग्री क्यों होगी? देखिए पूरी पृथ्वी शुरू में ही हम लोगों ने देखा 360 डिग्री, तो 180 डिग्री इधर हो गया और 180 डिग्री इधर हो गया। ये क्या हो जाएगी? 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। अच्छा देखिए, एक चीज आपको सोचना है कि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक दूसरे से कितना दूर होंगी। देखिए अगर आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है एक्चुअल में वही 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा भी है, यानी कि दोनों एक ही हैं। दोनों एक ही कैसे हैं? देखिए ये जो हमारी दुनिया यहाँ पर दिखाई गई है ये फ्लैट दिखाई गई है, लेकिन एक्चुअल में हमारी दुनिया कैसी है? गोल है। तो जब हमारी दुनिया गोल है तो ये वाला जो हिस्सा है वो एक्चुअल में इस हिस्से से मिल जाएगा। जैसे कि कोई आपके हाथ में पेपर हो और उस पेपर को आप ऐसे घुमा दें, जब घुमा देंगे तो दोनों सिरे आपस में मिल जाएंगे। वैसे ही अगर आपके सामने मान लीजिए ये एक कागज है, तो जब आप इसको घुमाएंगे तो ये हिस्सा इस हिस्से से जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताया ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, दोनों एक ही हैं। देखिए लेक्चर के स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि अपनी जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। तो अब देखिए हमारी पृथ्वी के आधे भाग पर सूर्य का प्रकाश आपको दिख रहा है और आधा भाग अंधकार में है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी देश का कौन सा हिस्सा पहले सूर्य के सामने आएगा, क्योंकि जो हिस्सा सूर्य के सामने पहले आएगा वहीं पर पहले सूर्योदय होगा, तो किसी भी देश का पूर्वी हिस्सा पहले सूर्य के सामने आएगा। उदाहरण के लिए देखिए यहां पर अपना भारत देश है, यहां पर तो ये भारत का पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी, मैंने आपको बताया ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो यहां पर देखिए ये पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी हिस्सा है। तो ये वाला जो हिस्सा है, अभी आप देखिएगा कि ये जो हिस्सा है ये पहले सूर्य के सामने आएगा, यानी कि सूर्योदय पहले हमारे पूर्वी हिस्से में होगा। तो चलिए इस चीज को हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर जो अर्थ रोटेट कर रही है इसकी वजह से ये देखिए पूर्वी हिस्सा और बाद में पश्चिमी हिस्सा सूर्य के सामने आया। अफ्रीका में भी यही हुआ, पहले पूर्वी और बाद में पश्चिमी हिस्सा सूर्य के सामने आया। तो ये चीज आपको बताती है कि कोई भी जो स्थान है वहां पर जो पूर्वी भाग है वहां पर सूर्योदय पहले हो जाएगा। जैसे भारत के ही संदर्भ में जो ये वाला हिस्सा है देखिएगा,
ये जो अपना नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व है, जिसमें सिक्किम वगैरह है, अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पर सूर्योदय पहले हो जाएगा। और इसके लगभग 2 घंटे बाद जो अपने भारत का पश्चिमी हिस्सा है, जहां पर गुजरात वगैरह है, यहाँ पर सूर्योदय लगभग इसके 2 घंटे बाद होगा। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा सूर्य के सामने पहले आया। अब देखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए आपको इतना डिटेल में बताया। तो देखिए, समय को मापने के लिए देशांतर का उपयोग किया जाता है। ऐसा मान लिया गया कि ये जो हमारी 0 डिग्री लाइन है, ये ग्रीनविच से होकर के निकलती है और इसी को समय रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। यानी कि पूरी दुनिया का जो समय कैलकुलेट होता है वो इसी रेखा से कैलकुलेट होता है। अच्छा देखिए, जो देशांतर रेखा है, एक देशांतर रेखा पर जितने भी स्थान हैं सब में एक ही समय होता है। जैसे 0 डिग्री देशांतर रेखा पर इस पूरी रेखा पर ऊपर से नीचे तक जितने स्थान होंगे उनमें एक ही समय होगा। और अब जाहिर सी बात है, यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये जो देशांतर रेखा है, इस पर जितने स्थान है उनमें एक ही समय होगा। और ये बात सभी देशांतर रेखाओं पर लागू होती है। यानी एक ही देशांतर पर स्थित जितने भी स्थान हैं वहां पर समय एक समान होता है। तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख याम्योत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पे होगा, देखिए सूर्योदय होता है, फिर धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ता है, तो जिस समय सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पे होगा उस समय हमारी प्राइम मेरिडियन पे जितने भी स्थान हैं सब में दोपहर होगी। मैंने आपको बताया पूरे देशांतर पर एक ही समय होता है, तो पूरी की पूरी जो प्राइम मेरिडियन है इसमें दोपहर होगी जिस समय सूर्य आकाश में सबसे ऊंचे स्थान पे होगा उस समय। अब देखिए, हम लोग अपने समय के मुख्य कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं और पीछे जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वो सब आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने में हेल्प करेंगी। तो हम लोगों ने देखा कि हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसकी वजह से जो पूर्व का स्थान होता है, यानी कि ऐसे स्थान जो ज्यादा पूर्व में स्थित हैं, वहां पर सूर्य का प्रकाश पहले पहुंचता है। भारत के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि भारत का जो पूर्वी हिस्सा था, सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाला, वहां पर प्रकाश पहले पहुंचा और गुजरात में बाद में पहुंचा। इसी चीज को यहां पर लागू करिए। 0 डिग्री लाइन है, इससे जो पूर्व में है स्थान, जैसे यहां पर जो स्थान है, यहां पर जो स्थान है, यहां पर जो स्थान है, वहां पर जाहिर सी बात है सूर्य का प्रकाश पहले पहुंचेगा। जैसे मैंने यहां पर ये जो 3 रेखाएं खींची, अगर मैं कहूं इनमें से भी किस रेखा पर सबसे पहले सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा, तो देखिए पूर्व इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, और पूर्व वाले जो सबसे पूर्व में स्थान होगा उस पर सबसे पहले प्रकाश पहुंचेगा। तो सबसे पूर्व में क्योंकि ये वाली रेखा है तो इसके ऊपर सबसे पहले प्रकाश पहुंचेगा। तो इस वजह से क्या है कि 0 डिग्री से पूर्व में जो स्थान है वहां पर समय 0 डिग्री से आगे चलता है। यानी कि प्राइम मेरिडियन से जो पूर्व के स्थान हैं वहां पर समय 0 डिग्री पर, यहां पर जितना समय है उससे यहां पर आगे समय होगा। और इसके विपरीत अब देखिए, 0 डिग्री लाइन के ये जो स्थान है, ये सारे स्थान जो इन देशांतर रेखाओं पे हैं, ये स्थान 0 डिग्री के रेखा के बाद में सूर्य के सामने पहुंचेंगे। यानी मान लीजिए ये रेखा सूर्य के प्रकाश के सामने है, उसके बाद ये वाली रेखा जाएगी, उसके बाद ये वाली रेखा सूर्य के सामने जाएगी। इसीलिए क्या होगा कि ये जो 0 डिग्री से पीछे के स्थान है, पश्चिम के स्थान है, यहां पर समय भी प्राइम मेरिडियन से यानी 0 डिग्री लाइन से कम होगा। यानी कि पीछे की ओर जाने पर आपको समय कम मिलेगा और आगे की ओर जाने पर आपको दिखेगा कि यहां पर जितना समय है उससे ज्यादा समय है। आगे और पीछे का मतलब है पूर्व पर जाने पर, पूर्व दिशा में जाने पर ज्यादा समय मिलेगा और पश्चिम दिशा में जाने पर आपको समय कम होता मिलेगा। अभी प्रैक्टिकल एग्जांपल आएगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, एक बात आती है कि हमारी पूरी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, पूरी गोल है, तो जहां से गोल घूमना शुरू किया फिर से उसी बिंदु पे आने के लिए 360 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, 1 घंटे में कितना घूमती है? 1 घंटे में हमारी पृथ्वी लगभग 15 डिग्री घूमती है।
या आप कह लीजिए कि 4 मिनट में, सिंपल भाषा में 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। मान लीजिए ये 1 डिग्री की लाइन है, इधर भी ये मान लीजिए 1 डिग्री की लाइन है। तो चलिए इस वाली लाइन को देखते हैं। ये जो 1 डिग्री की लाइन है, अब आप ऐसे मानिए कि जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो लाइन है ये सूर्य के सामने है। मान लीजिए कि इस लाइन पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो ये जो 1 डिग्री वाली लाइन है अर्थ ऐसे रोटेट करेगी, 4 मिनट के बाद यहीं पे होगी जहां पर अभी प्राइम मेरिडियन है। देखिए अर्थ घूम रही है, तो प्राइम मेरिडियन आपको अभी जहां पर दिख रही है यहां से आगे बढ़ जाएगी, और ये जो 1 डिग्री की लाइन है 4 मिनट बाद यहां पर पहुंच जाएगी। यानी कि 1 डिग्री रोटेट करने के लिए पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगा। तो 1 डिग्री में 4 मिनट लगा, तो 15 डिग्री में कितना लगेगा? 60 मिनट का समय लगेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटे या 60 मिनट का समय लेती है। तो अब आप इसे यहां पर लागू कर दीजिए। देखिए ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, प्रमुख याम उत्तर है, जिसको हम लोगों ने कहा 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा से 15 डिग्री आगे पृथ्वी का समय कितना आगे होगा? पूरा पूरा 1 घंटा। क्यों? क्योंकि 15 डिग्री की दूरी तय करने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। मान लीजिए, एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए ये 15 डिग्री आगे कोई स्थान है, बस अभी आप मान लीजिए कि ये स्थान हमारी प्राइम मेरिडियन से इससे 15 डिग्री आगे है। तो ये स्थान पर क्या है? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और अभी 2 बजा है, 2 बजा है दोपहर का, इस स्थान पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। अब देखिए यहां पर जब तक ये प्राइम मेरिडियन पहुंचेगी, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, तो ये जो आपकी अभी जो ये वाला स्थान है ये आगे बढ़ जाएगा और यहां पर प्राइम मेरिडियन पहुंचेगी। तो ये 15 डिग्री की दूरी तय करके यहां तक प्राइम मेरिडियन को पहुंचने में कितना समय लग जाएगा? 1 घंटा। हम लोगों ने देखा 15 डिग्री पृथ्वी 1 घंटे में तय करती है, तो यहां से यहां तक पहुंचने में 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर यहां दोपहर का 2 बजा है, 2 PM है, तो यहां पर अभी प्राइम मेरिडियन पर 1 PM होगा। क्यों 1 PM होगा? क्योंकि दोनों के बीच की दूरी 15 डिग्री की है, यानी 1 घंटे की है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं। एक स्थान है मान लीजिए जो 30 डिग्री की दूरी पे है, प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री की दूरी पे है, तो आप कह सकते हैं इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 घंटे की। यानी कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटा। तो प्राइम मेरिडियन और इस स्थान के बीच की दूरी कितनी है? 2 घंटे की। तो अगर यहां पर दोपहर का 2 बजा है, 2 PM है, तो प्राइम मेरिडियन पे कितना होगा? अभी दोपहर का 12 PM होगा। अच्छा, इसको अब जरा अपोजिट साइड में, पश्चिमी साइड में लागू करिए। देखिए ये आपकी प्राइम मेरिडियन है, इससे पीछे ये जो स्थान है 30 डिग्री दूर। अब इसको यहां तक पहुंचने में, जहां पे अभी प्राइम मेरिडियन है, मान लेते हैं प्राइम मेरिडियन पे इस समय सुबह है या दिन है, इस पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो इसको 30 डिग्री आगे जहां पर अभी प्राइम मेरिडियन है वहां तक पहुंचने में अभी 2 घंटे और हैं। तो अगर यहां पर बज रहा है मान लीजिए 12 PM है, तो अभी यहां पर कितना होगा? अभी ये 2 घंटे पीछे है, यानी कि यहां पर केवल 10 AM होगा। देखिए 10 बजे सुबह तक, 11 बजे सुबह तक को AM कहते हैं, तो यहां पर होगा 10 AM और यहां पर प्राइम मेरिडियन में कितना होगा? 12 PM। अच्छा, 30 डिग्री आगे कितना होगा? यहां पर कितना होगा? इस वाली पूरी रेखा पर 30 डिग्री पर क्या टाइम होगा? यहां पर जाहिर सी बात है ये 12 PM है अगर प्रमुख देशांतर पर, तो यहां से 2 घंटे आगे, 30 डिग्री मतलब 2 घंटे आगे, यहां पर 2 PM हो रहा होगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये समय कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहां पर देखिए एक बात आपको क्लियर हो रही होगी कि ऐसे देश जो बहुत बड़े हैं, जैसे कि कनाडा है, अमेरिका है, रशिया है, इनमें क्योंकि देशांतरीय विस्तार बहुत है। यानी कि देखिए जैसे यहां पर देखिए, यहां से लेकर और यहां तक इतना बड़ा देशांतरीय विस्तार है, यानी कि ये पूरा क्षेत्र अलग अलग देशांतरों में आता है। तो हर जगह पे समय भी अलग अलग होगा। हम लोगों ने देखा अलग अलग देशांतर पर अलग अलग समय होता है।
तो यहाँ पर जब समय भी अलग अलग होगा तो कुछ देशों ने क्या किया है, अलग अलग जो अपने देशांतर हैं उसके हिसाब से टाइम जोन बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पर अलग समय, अगर आप इसी स्थान पर मान लीजिए फ्लाइट से जाते हैं और यहाँ पर उतरते हैं तो अलग समय मिलेगा, यहाँ पर उतरेंगे तो आपको घड़ी में दूसरा समय दिखाई देगा, यहाँ पर घड़ी में अलग समय दिखेगा और यहाँ पर अलग समय दिखेगा। यानी कुछ देशों ने क्या किया है, देशांतरों के हिसाब से अपने देश को अलग अलग समय के जोन में डिवाइड कर दिया है, अलग अलग टाइम जोन बना दिए हैं। लेकिन जैसे हमारा भारत देश है तो यहाँ पर भी ये समस्या है। जैसे असम में जो डिब्रूगढ़ है और जो हमारा गुजरात का द्वारका है, इनके बीच में 1 घंटा 45 मिनट समय का अंतर है। यानी अगर आप डिब्रूगढ़ में हैं और सूर्योदय का आनंद ले रहे हैं तो अभी गुजरात में जो व्यक्ति गया है वो सो रहा होगा। अभी 1 घंटा 45 मिनट है गुजरात में सूर्योदय होने में, गुजरात के द्वारका में। तो समय का तो अंतर है दोनों जगहों पर, लेकिन फिर भी भारत में एक ही समय जोन को माना गया है, क्योंकि कई सारी कठिनाइयां आएंगी, जैसे ऑफिस के खुलने का समय, ट्रेन के चलने का समय, तो पूरे भारत में एक ही समय को माना गया है। तो ऐसे में किस समय को माना जाए, ये समस्या आई थी। तो देखिए, ऐसी याम्योत्तर रेखा जो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, यानी भारत में 82.5 डिग्री पूर्व की जो याम्योत्तर रेखा है या जो मेरिडियन लाइन है 82.5 डिग्री पूर्व की, उसी को मानक समय माना गया है। कहने का मतलब है कि 82.5 डिग्री पूर्व की जो देशांतर रेखा है, इस पर जितना समय होगा, मान लीजिए इसके ऊपर 8 बज रहे हैं, तो पूरे भारत की घड़ियों में 8 ही बजेंगे। वास्तविकता में कुछ जगहों पर 10 बजना चाहिए, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया अलग अलग देशांतरों पे अलग अलग समय होता है। लेकिन सुविधा के लिए भारत ने क्या किया है कि पूरे देश की घड़ियों में एक ही समय होता है, और वो समय वही होता है जो 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर रेखा पर है। तो भारत ग्रीनविच के पूर्व में, देखिए ये जो ग्रीनविच वाली लाइन है इसके पूर्व में भारत है, और कहाँ पे है, 82 डिग्री 30 मिनट। तो भारत की जो यानी कि समय रेखा है, वो जो 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा है, वो इस प्राइम मेरिडियन से पूर्व दिशा में स्थित है। और हम इससे कितना आगे हैं, मैंने आपको बताया 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। इसीलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने अक्षांश और देशांतर के बारे में काफी डिटेल में देखा। अगर आपको क्लास के संबंध में कोई डाउट रह गया है तो वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर क्लासेस के बारे में आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई विशेष टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब अगली क्लास में इसी तरह के एक अगले टॉपिक के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।